करेंगे उन तमाम बड़े मुल्कों की जहां की खबरें लगातार इंटरनेशनल हेडलाइंस में शुमार हो रही हैं। सबसे पहले बात होगी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर लगातार टारगेट किलिंग का मुद्दा इंटरनेशनल सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से हरकत है कि हमेशा उसके अंदरूनी मुल्क में पनप रही हर समस्या के लिए वो पड़ोसी मुल्कों पर जिम्मेदारी थोप देता है। लिहाजा एक बार फिर से टारगेट किलिंग जो पाकिस्तान में नहीं थम रही, उसके लिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को जिम्मेदार मानता है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर लगातार हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात होंगे नजदीकियों की। चीन और मालदीव के बीच जिस तरह से लगातार नजदीकियां सामने आ रही हैं, मालदीव में सरकार बनने के बाद अब मोइजू हर वो काम कर रहे हैं जो चीन की पहली पसंद बनता नजर आ रहा है। और इसके बदले में चीन ने बाकायदा कुछ खास ग्लेशियर से सैकड़ों टन शुद्ध जल मोइजू को दे दिया है उनके निजी इस्तेमाल के लिए। साथ ही साथ बात होगी डिफेंस डिबेट में, हम अन्य मुद्दों की भी हम बात करेंगे और लगातार हम समझने का प्रयास करेंगे कि म्यांमार में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उसके पीछे का असली कारण क्या है और समाधान यथासंभव क्या कुछ हो सकता है। इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर भारत के दुश्मनों को पाक में कौन मार रहा है, बड़ा सवाल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया दावे का सच। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आरोप भारत की रॉ, बड़ी बात कि पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत की रॉ साजिश रच रही है। तो 2020 के बाद पाकिस्तान में अब तक 20 आतंकी मारे गए और लगातार जैसे जैसे आतंकियों का खात्मा हो रहा है, उन पर किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर में सफलता हासिल न कर पाने के पीछे भी पाकिस्तान इन तमाम घटनाक्रमों के लिए हिंदुस्तान और रॉ को जिम्मेदार मान रही है। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बड़ी बात जो लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान को नसीहत देता रहा है कि लगातार टेररिज्म यानी कि आतंकवाद पर अंकुश लगाया जाए। गोली और बोली एक साथ नहीं हो सकती, लिहाजा आतंकवाद का खात्मा करे पाकिस्तान, उसके बाद किसी तरह के संबंधों पर विचार होगा। लेकिन आतंकवाद का खात्मा नहीं हो पा रहा, बल्कि लगातार टारगेट किलिंग बढ़ती जा रही है। और इस टारगेट किलिंग की बढ़ते मामलों के बीच पाकिस्तान की आप सरकार, वहां की तमाम जांच एजेंसियां इसके लिए हिंदुस्तान और रॉ को जिम्मेदार मानते हैं। बहरहाल कुछ जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए किस तरह से पाकिस्तान में दुश्मनों का सफाया क्या वाकई में भारत कर रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यह भी कि गार्जियन की रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का दावा किया गया, इसमें कहा गया कि रॉ के जरिए पाक आतंकियों का सफाया हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद भारत सरकार, भारतीय सेना और रॉ ने अपनी रणनीति बदली है। खतरे को पनपने से पहले ही खत्म करना इस वक्त हिंदुस्तान की पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी है। पाक आतंकियों का रॉ लगातार इस्तेमाल कर रही है आतंकियों को ही मारने के लिए। इधर पाकिस्तान ने कहा कि ये हाल फिलहाल की रणनीति नहीं, काफी लंबे समय से आ रही चल रही रणनीति है और इसको यूएई से रचा जा रहा है रॉ के माध्यम से। और इस गार्जियन की रिपोर्ट में निर्जर और पन्नू, इन दोनों के नामों की भी चर्चा की गई। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जाना पहचाना चेहरा इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। यूके देवनाथ सर, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता कि पाकिस्तान में एक कहावत हमेशा सटीक बैठती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पाकिस्तान अपने घर के अंदर जो आतंकी गतिविधियां हैं उसको खत्म नहीं कर पा रहा, आतंकवाद की कमर नहीं तोड़ पा रहा। उल्टा पाकिस्तान में जो आतंकियों की टारगेट किलिंग हो रही है उसके लिए हिंदुस्तान को और रॉ को जिम्मेदार मानता है। आपकी पहली प्रतिक्रिया। जी हाँ कुणाल, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है अपने आंतरिक क्लेश को भारत को जिम्मेवार बता रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो ये गड़बड़ियां हो रही हैं, जहां की कोई आकर उनके आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है, इससे पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करे।
और तो और पाकिस्तान ने अभी तक इस मौत के पीछे जो लोग हैं किसी को भी अभी तक अरेस्ट करने का कोई दावा नहीं किया। भारत का नाम वो एक ब्लाइंड पत्ता चल रहा है। आश्चर्य की दूसरी बात यह है कि कुछ पश्चिमी ताकतें भी पाकिस्तान के इस दावे को हवा दे रही हैं। गार्जियन में जो आर्टिकल छपा हुआ है ये निहायत दिखाता है कि कुछ पश्चिमी देश, कनाडा में कुछ तत्व ऐसे हैं, अमेरिका में भी कुछ एलिमेंट हैं जो कि दिखाना चाहते हैं कि भारत जो है दूसरे देशों में जाकर भारत विरोधी ताकतों को या भारत विरोधी लोगों को संहार कर रहा है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुणाल हो नहीं सकती। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को और पश्चिमी देशों को अपनी गरिबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके यहाँ पर जो उनके सिटीजन है उनको कौन मार रहा है। जी कुणाल। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जब आपने ये रिपोर्ट देखी, इसको एनालाइज किया और लगातार उस गार्जियन रिपोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान में जो भी हालात बने हैं उसके लिए रॉ और हिंदुस्तान की जांच और सैन्य एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया गया, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपके दिमाग में निकल कर आई और क्या कुछ महत्वपूर्ण बुलेट पॉइंट्स थे जिनके आधार पर गार्जियन की ये रिपोर्ट खुद सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है? गार्जियन की रिपोर्ट कुणाल जी कोई मायने नहीं रखती है क्योंकि इसके पीछे किसी तरह का प्रूफ नहीं है। उन्होंने आंख बंद करके कहा है कि किसी भारतीय गुप्तचर व्यक्ति ने कहा है, तो ऐसे तो कोई भी किसी के लिए लिख देगा। और रहा सवाल पाकिस्तान की मानसिकता, तो वो तो बहुत सिंपल है। गनीमत है पाकिस्तान ने जो अमेरिका ने जिनको मारा था आतंकवादी को, उसका नाम नहीं लिया उन्होंने कि भारत ने मार दिया था। पर देखिए सीधी बात है, भारत जो है शिवाजी के देश की परंपराओं को निभाने वाला है। हम पीठ में छोरा नहीं मारते हैं। हमको जब मारना होता है तो 65 में बता दिया था, 71 में बता दिया हमने अच्छी तरह से। हाँ, आमने सामने की लड़ाई करते हैं। और अभी जो हमने वहां जाकर एयर स्ट्राइक की थी वो किसी से छुपी नहीं है। हम तो आमने सामने दावे के साथ ये मारेंगे कि अगर तुम गड़बड़ करोगे तो वो समय एक सीमा तक हम सहन करेंगे। जैसे कि कृष्ण ने कहा था शिशुपाल को कि 100 बार तक तुम मुझे गाली दे सकते हो, इसके बाद जहां सीमा क्रॉस की तो खात्मा कर देंगे। वही हालत हम पाकिस्तान के मामले में कह रहे हैं कि एक सीमा जिस घड़ी तुमने लांघ दी, इसके बाद फिर तुम जानो और तुम्हारा भविष्य जाने। भारत कभी भी इस तरह की हमारी विश्व बंधुत्व की नीति रही है। हम पीठ में छुरा नहीं मारते हैं, गुपचुप कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन आप सख्त नजर तो रखे हुए हैं। रहा सवाल ये कि अभी तक जो 20 आतंकवादी मारे गए हैं उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट जो था कश्मीर में आतंक फैलाने का था। एक तो उसमें वो था जो हमारे इंडियन एयरलाइंस के विमान को उड़ाकर काबुल ले गया था। तो ऐसे आतंकवादी जो मर क्यों रहे हैं, कौन मार रहा है? गहराई से अगर कुणाल जी देखें तो ये जितने भी आतंकवादी हैं सब ड्रग के माफिया में जुड़े हुए हैं, हथियार माफिया से जुड़े हुए हैं और इनकी आपस की गैंगवार हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। कहीं भी कोई डॉन अगर पैदा होता है तो उसके दुश्मन उसको मारते हैं और यही हालत हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आप ये देखिएगा लाहौर में 245 पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग में पाए गए हैं। ये प्रमाणित है, ये न्यूज है और ये सत्यता है। इससे ये पता यानी लगता कुल मिलाकर है पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनप रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अपराधी पनप रहे हैं, उनकी भी हत्या हो जाती है तो उसके लिए वो सीधे हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक है, लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन यूकी देवनाथ सर, अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को देखें तो 2020 के बाद से लगातार पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग बढ़ी है और अब तक 20 लोगों के नाम सामने आए हैं जो टारगेट किलिंग का शिकार हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि यह रणनीति अब की नहीं है, इसे 2014 के बाद से लगातार धीरे धीरे अंजाम दिया गया, जिसके नतीजे 2020 से नजर आए। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस रणनीति को बनाने के लिए यूएई की धरती का इस्तेमाल किया गया, जहां से लगातार बाकायदा हिंदुस्तान तमाम जो ऑपरेशन है उनको ऑपरेट करता है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान में आतंकियों के खात्मे के लिए हिंदुस्तान यूएई की धरती का इस्तेमाल कर रहा है। कुणाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत कभी भी इस तरह के गतिविधियों को एनकरेज नहीं करता। भारत में हमारी जो एजेंसीज हैं वो सामने से बात करती हैं। हमारी विदेश मंत्रालय जो है
सीधा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बात करती है। अगर जरूरत पड़ी तो हमारी विदेश मंत्रालय उनको डोजियर देती है कि फलाना फलाना जैश का या लश्कर ए तौबा का आतंकवादी वहां पर है जो कि भारत में ऐसी कार्रवाई कर चुकी है। भारत जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, हम एक रूल बेस्ड वर्ल्ड में रहते हैं और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का हमेशा से पूरी तरह से पालन किया है। और तो और जो आज की जो गार्जियन रिपोर्ट है, इसके बाद तो विदेश मंत्रालय ने भी आकर इस बात का खंडन किया है कि इन औचक मौतों के पीछे भारत का कोई भी हाथ है। हमारी जो रॉ है बहुत ही परिपक्व, बहुत ही मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो रॉ है इसमें कोई शक नहीं है, वो विदेशों में ऑपरेट करती है, लेकिन सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। रॉ इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद उस तथ्यों को भारत सरकार को सौंप देती है और उन तथ्यों के बेस पर हमारा विदेश मंत्रालय, हमारी जो अलग अलग देशों में एम्बेसीज हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारे जो स्कॉटलैंड यार्ड में जो भारत का प्रतिनिधित्व है, वो पुलिस कार्रवाई उस देश की पुलिस के साथ अंजाम देने की कोशिश करता है। ये पीछे से वॉर करना भारत की प्रवृत्ति में हजारों साल पहले नहीं थी, 100 साल पहले नहीं थी, आज भी नहीं है। भारत को अगर कुछ करना है तो हम उसको एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, जो आजकल के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसके हिसाब से हम सेटल करते हैं, किसी भी तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए इंटरनेशनल लॉज का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर राम श्रीवास्तव, उसके बाद ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद फिर अगली खबर का चर्चा करेंगे। छोटा सा सवाल डॉक्टर राम श्रीवास्तव, यहां पर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर या उनके विभाग की तरफ से कहा गया कि ये तमाम आरोप निराधार हैं क्योंकि भारत कभी भी छिपकर कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर भारत को किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दुश्मनी मुल्क से कोई बदला लेना होता है तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तमाम चीजें हैं। हम छुपकर काम नहीं करते, हम जो करते हैं मुंह पर डंके की चोट पर करते हैं। कुणाल जी बिल्कुल सही बोला आपने। जो कुछ करना है हम सामने आमने बैठकर करेंगे, ऐसा छुपकर हम नहीं करेंगे। और हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान की आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के उसमें किसी न किसी चैनल के थ्रू उन्होंने ये दबाव देकर, एक राजनीतिक पुट देकर इस आर्टिकल को छपवाया है। ये प्रायोजित भी हो पाया है, ये प्रायोजित भी हो सकता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला देश है। अगर ऐसा नहीं होता तो कसाब को इतने दिन रखने की क्या जरूरत थी, जब उसको पूरा मौका दिया गया अपने आप को साफ सुथरा सिद्ध करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया। आखिर में उसको फांसी की सजा हुई, बरकरार हुआ। चाहते हम उनकी जगह, अगर हमारे देश की जगह प्रजातांत्रिक और न्यायिक प्रणाली का हम अगर मूल्य नहीं करते होते तो कसाब को तो कभी कभी एक गोली भी सफिशिएंट थी, उसको कभी मार सकते थे। रहा सवाल ये कि पाकिस्तान ये सब हरकतें क्यों कर रहा है, यूएई का नाम क्यों लिया है, ये कूटनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है कि यूएई, जिसको कि पाकिस्तान अपना जिगरी खून का रिश्ता मानता था, वहां भारत की कूटनीति कहिए, हमारे प्रधानमंत्री का करिश्मा कहिए, उस भूमि में वहां पर मंदिर बना और ये पाकिस्तान के गले नहीं पच रहा है। यही एक कारण है कि यूएई को बदनाम करने के लिए उसने उसका भी नाम लपेटने की कोशिश की है और वो ये भूल गया है। ये उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती होने जा रही है कुणाल जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम बात करेंगे नजदीकियों की जो चीन और मालदीव के बीच लगातार पनप रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहें डिफेंस डिबेट। हैं जो लगातार इंटरनेशनल हेडलाइंस में शुमार हैं। उन तमाम चीजों के बीच अब रुक कर रहे हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन और मालदीव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मालदीव को अब गुलाम बनाने की तैयारी में है चीन। जी हां, पानी के जरिए चीन ने गुलामी की साजिश रच ली है मालदीव के खिलाफ। राष्ट्रपति मोइजू के निजी इस्तेमाल के लिए बाकायदा चीन ने अपने तिब्बत ग्लेशियर से 1500 टन पानी भिजवाया है। बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अंजाम देने के लिए लगातार उन तमाम मुल्कों का इस्तेमाल कर रहा है जो आर्थिक तौर पर कमजोर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल को हमने देखा है। और अब अगला नंबर
मालदीव का नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू ने चीन की सहायता से राष्ट्रपति की कुर्सी हासिल की और अब मोइजू वो तमाम चीजें कर रहे हैं जिसके माध्यम से चीन का रास्ता विस्तारवादी नीति के लिए आसान हो जाए। कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपके साथ साझा कर रहे हैं कि क्या मालदीव को गुलाम चीन बनाने जा रहा है। मालदीव पर चीन का सबसे ज्यादा कर्ज भी है। चीन ने मालदीव के बीच फ्री डिफेंस डील भी अंजाम दी है। इधर मालदीव को सैन्य बेस बना रहा है चीन लगातार। भारत के खिलाफ मालदीव का लगातार चीन इस्तेमाल करने की कवायद भी रच रहा है और इंडिया आउट चलाकर मोइजू सत्ता में आए हैं, जिसके बाद अब सत्ता में आ गए तो उन्हें अब इसका कर्ज भी चुकाना है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर और डॉक्टर राम श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, मालदीव की स्थिति लगातार हम आर्थिक तौर पर सब जान ही रहे हैं और हाल फिलहाल में जिस तरह से लक्षद्वीप का प्रधानमंत्री मोदी ने दौरा किया और उसके बाद से एक बड़ा सिटबैक फाइनेंशियली मालदीव को लगा, उसके बाद से लगातार मालदीव कोशिश कर रहा है कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल किया जाए, चाहे उसके लिए चीन के हाथों बिकना ही क्यों ना पड़े। और चीन भी लगातार मालदीव को हर वो सहायता दे रहा है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे मोइजू खुश रहें। कुणाल, राष्ट्रपति मोइजू जो हैं वो एक दलदल में फंसते जा रहे हैं और उनको पता नहीं लग रहा कि पानी जो है उनके कीचड़ उनके नाक तक पहुंच गया है। दुख की बात यह है कि चीन जो है छोटे छोटे लालच देकर, प्रलोभन देकर मालदीव को अपनी जाल में फंसाता जा रहा है। ये पानी वाला वाकया तो बहुत ही हास्यास्पद है। इतने से पानी देने से क्या चीन मालदीव को खरीद लेगा? लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जो हैं अपने देशवासियों को ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि इतना सा पानी देकर चीन ने कोई बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। गौरतलब बात है कि कुछ साल पहले भारत ने इससे ज्यादा करीबन इससे 10 गुना ज्यादा पानी, स्वच्छ पीने का पानी मालदीव को भेजा था जब वहां से एक दरकार आई थी। अब चीन की सरकार क्या कर रही है? मालदीव को मुफ्त मिलिट्री असिस्टेंस का झांसा दे रही है कि वो मालदीव की फौज को ट्रेन करेगा, मालदीव की फौज को इक्विपमेंट मुहैया कराएगा, जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि ये नॉन लीदल वेपन होंगे, लेकिन हमें मालूम है कि हथियार पहुंच जाएंगे चीन से मालदीव तक। अब चीन ने छोटा सा लॉलीपॉप मालदीव को ऐसे दे दिया कि 12 एम्बुलेंसेस दे दी। ये छोटी छोटी चीजें करके चीन मालदीव के लोगों को और मोइजू को भ्रमित कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट खबर यह है कि चीन ने मालदीव को 10 कचरा कलेक्शन करने की गाड़ियां भेज दी है ताकि मालदीव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल में रख सके। तो मोइजू जो है ऐसी छोटे छोटे लॉलीपॉप को तुरंत चख रहे हैं, चूस रहे हैं और निगल रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि बहुत जल्दी ही उनसे ना चीन के ये जो लॉलीपॉप हैं ना निगलते बनेंगे ना उगलते बनेंगे। ऐसे भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसा रिपोर्ट कर रही हैं कि मालदीव्स के कम से कम 11 छोटे छोटे द्वीप टापुओं को चीन ने खरीद लिया है या किराए पर ले लिया है, लॉन्ग टर्म लीज पर ले लिया है। और इनमें से एक में तो मिलिट्री फॉर्म बनाने के बहाने अब चीन के जो फौजी साइंटिस्ट हैं, मिलिट्री साइंटिस्ट है, वो मालदीव में पहुंच गए हैं। मालदीव बोल रहे हैं नहीं ये तो एग्रो प्रोजेक्ट है, जबकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पुख्ता सबूत लाई है कि एग्रो प्रोजेक्ट के बहाने वहां पर चीन की मिलिट्री साइंटिस्ट पहुंच गए हैं। तो ये मालदीव जो है जिस दलदल में जा रहा है इससे मोइजू उबार नहीं पाएंगे। मालदीव को आज नहीं तो कुछ सालों के भीतर फिर से भारत के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी ताकि भारत मालदीव को इस दलदल से खींचकर बाहर निकाल सके। ठीक है जी डॉक्टर राम श्रीवास्तव, अक्सर हिंदी में कहावत सुनी जाती है कि नाक तक पानी पहुंच जाना, लेकिन वाकई में चीन ने जो 1500 टन पानी दिया है वो राष्ट्रपति मोइजू की नाक तक जा पहुंचा है सियासी तौर पर उनके अनस्टेबिलिटी को लेकर, और मोइजू को पता तक नहीं है कि जो पानी उनके लिए राहत बनकर लाने की बात सामने आई है वो आने वाले वक्त में आफत बन रहा है।
कुणाल जी देखिए, नाक तक पानी पहुंचने पर तो आदमी थोड़ा बहुत तैरकर अपनी जान बचा सकता है, पर ये तो कीचड़ इनके नाक के पास तक पहुंच चुका है, जैसा कि हमारे देवनाथ साहब ने कहा है। हकीकत में जो मालदीव की टोपोलॉजी है उसको देखा जाए तो चारों तरफ छोटे छोटे तो वहां पर द्वीप हैं, और समुद्र से कई जगह तो काफी नीची जमीन है। और इतना ही नहीं, पोजीशन वहां पर ये है कि खारा पानी पूरी तरह से फैला हुआ है, और खारा पानी पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और इस किल्लत से बचने के लिए वो भारत से कभी कभी करता था निवेदन, और यहाँ से वहां पानी पहुंचता था। ना केवल इतना पानी पहुंचता था, बल्कि वहां पर हमने खारे पानी का नमक दूर करके पीने योग्य बनाने के भी प्रोजेक्ट वहां लगाए थे। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि मालदीव पूरी तरह से उपनिवेश बनता जा रहा है, गुलाम बनता जा रहा है, और यही एक कारण है कि अब निकट भविष्य में उसकी हालत क्या होगी ये अल्लाह ही जानता है। ठीक है, यूके देवनाथ सर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जब चीन से इस संबंध में सवाल किया गया कि तिब्बत के ग्लेशियर से शुद्ध जल के 1500 की जो खपत है वो मालदीव तक पहुंचाई गई, तो चीन के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं, जो इस विभाग से संबंधित है उनसे आप सवाल कीजिए। जब मालदीव के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की गई, रिपोर्ट्स में बकायदा है, तो उन्होंने भी इस चीज को डिनाई कर दिया। ये तो वहां की लोकल मीडिया है जो बता रही है कि 1500 टन तिब्बत ग्लेशियर से शुद्ध जल आया है, जो इस्तेमाल तो होना था मालदीव की आम जनता के लिए, वहां की हॉस्पिटैलिटी के लिए, लेकिन राष्ट्रपति एडमिनिस्ट्रेशन के निजी कामों में इस्तेमाल लाया जा रहा है। कुणाल जी, हो ये रहा है कि मोदी को अब थोड़ा सा परेशानी है कि वो चीन की गोद में बैठते जा रहे हैं, और उनकी देश की जो प्रजा है शायद इसीलिए मोदी को अब एक सफल राष्ट्रपति के रूप में मानने से इनकार कर रही है। और तो और जो विरोधी दल हैं वो आने वाले इलेक्शन में इस चीज को बहुत स्ट्रांग पॉइंट बना रहे हैं कि मोदी जो है देश की रिसोर्सेज का इस्तेमाल सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन की पर्सनल भलाई के लिए कर रहे हैं। और तो और जो विदेशों से सहायता मिल रही है, मालदीव के राष्ट्रपति मोदी शुरू में चले गए तुर्की, फिर चले गए चीन, वहां से उनको जो लॉलीपॉप मिल रहे हैं वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और जो इनर कोटरी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, भारत भी मालदीव को मदद करता है, लेकिन भारत इसको बहुत परिपक्व तरीके से करता है। जब हमारे देश का बजट 28 फरवरी को पेश हुआ था, तो निर्मला सीतारमण जी ने 650 करोड़ रुपए मालदीव के लिए अरमार्क किए थे कि फाइनेंशियल एड टू मालदीव्स। भारत हमेशा से देता रहा है। इनफैक्ट जानकार सूत्र मुझे ये भी बता रहे हैं कि जुलाई, अब जब नई सरकार बनेगी जुलाई के महीने में, तो निर्मला सीतारमण जी कोशिश कर रही है कि अब भारत जो है मालदीव को ये जो सहायता देता है ये बढ़ाकर 750 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा कर दे। तो भारत इसको ओपनली करता है। ओपनली क्यों करता है? क्योंकि वही एक अंतरराष्ट्रीय पटल में सही तरीका है जहां दुनिया के सारे देश, बड़े बड़े देश, ये समृद्ध देश, वो एक छोटे से देश को मदद करते हैं। अब ओपन में क्यों बोला जाता है? ये दिखाने के लिए कि इसके पीछे हमारा कोई छुपा हुआ मकसद नहीं, जो कुछ भी है वो जो कि चीन नहीं करता। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर राम श्रीवास्तव, उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगली खबर। छोटा सा सवाल डॉक्टर राम श्रीवास्तव, क्योंकि लगातार जो तमाम चीजें हमने तमाम दर्शकों को ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात डॉक्टर राम श्रीवास्तव ये भी थी कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए प्रलोभन दे रहा है मालदीव को, ताकि भारत के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल किया जा सके। भारत को कितना कॉन्शियस होने की जरूरत है, कितना कॉशियस होने की जरूरत है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए? भारत जो है पूरी तरह से सतर्क है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए, क्योंकि भारत को ये पता है कि अगर किसी समय ऐसा दुर्भाग्य से अगर समय आ जाए जिससे कि चीन और हमारे दो दो हाथ हों, तो हम भारी पड़ेंगे, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की दखलंदाजी संभव नहीं है। हमारी नेवी काफी सक्षम है। और रहा सवाल ये कि जब मछली पकड़ी जाती है या कोई बड़ा समुद्र में कुछ जानवर पकड़ा जाता, तो कांटे में थोड़ा मांस लगाकर उसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। चीन यही काम कर रहा है। उसका इंटरेस्ट वहां राज्य करने का नहीं है,
उसका इंटरेस्ट सिर्फ उसके आसपास में जो समुद्र के अंदर धन संपदा छिपी हुई है उसको हड़प करने का है, और यही उसने काम किया है पाकिस्तान में, यही म्यांमार में करने की कोशिश कर रहा था। और नेपाल पर भी वो डोरे इसीलिए डाल रहा है कि वहां पर माउंट एवरेस्ट के आसपास जो है रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मिले हैं और वहां यूरेनियम तक की संभावना मिली है। यही एक कारण है। अब रहा सवाल ये मोइजू साहब क्यों फंस रहे हैं। मोइजू साहब ने इतने पाप कर लिए हैं, शायद उन्होंने कहीं ये सुन लिया होगा कि गंगा का पानी पीने से पाप धुल जाते हैं, तो उन्होंने ग्लेशियर का पानी मंगाकर अपने पाप धोने की कोशिश की है, लेकिन बड़ी भारी गलतफहमी है। भारत के आगे उनको घुटने टेकने पड़ेंगे, मोइजू साहब रहे या और कोई भी रहे। बिल्कुल, अब देखना बेहद खास होगा कि चीन संभव नहीं है। जो मेहरबानी मालदीव के ऊपर कर रहा है वो मालदीव पर कितनी भारी पड़ेगी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर चर्चा करेंगे म्यांमार के अंदरूनी हालातों की। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी खबर म्यांमार से जुड़ी हुई, जहां पर म्यांमार की सेना पर अब वहां के विद्रोही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। म्यांमार की राजधानी पर भी भीषण हमला इन विद्रोहियों के द्वारा किया गया। विद्रोहियों ने ड्रोन से भीषण हमला बोला है। फ्री ब्रदरहुड अलायंस के आगे अब जूटा जो है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर म्यांमार से जुड़ी हुई, जहां पर म्यांमार की सेना पर लगातार विद्रोही गुट भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। म्यांमार की राजधानी में एक बड़ा भीषण हमला भी सामने आया। ड्रोन के माध्यम से विद्रोहियों ने यह हमला बोला है और जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस है, जो म्यांमार की ऑफिशियल डिफेंस फोर्सेस जूटा, उस पर भारी पड़ा है। तो जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम के जरिए आपके सामने, जहां पर सेना और थ्री ब्रदरहुड अलायंस में लगातार जंग बढ़ती जा रही है। थ्री ब्रदरहुड अलायंस से लगातार वहां की जो जूटा सेना है वो हार रही है। हाल ही में 29 ड्रोन की सहायता से सैन्य ठिकानों पर हमले भी थ्री ब्रदरहुड अलायंस ने किए। हवाई अड्डे, वायुसेना अड्डे पर हमला लगातार हो रहा है। 2021 में जनरल किम ने तख्ता पलट किया था और उसके बाद लगातार हालात ऐसे बने हुए हैं। अब आंग सान सू की को भी पीएम पद से हटाया गया था। इधर लगातार थ्री ब्रदरहुड अलायंस लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहा है। तमाम चीजें हमने एक एक करके सामने आपके रखी और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, थ्री ब्रदरहुड अलायंस वर्सेस जूटा की जो जंग लगातार म्यांमार में चल रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या कारण है कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस वहां की सेना पर, वायुसेना, सब पर भारी पड़ता नजर आ रहा है? कुणाल जी, म्यांमार की नजरों पर भारत ने बहुत नजदीकी निगाह रखी हुई है। म्यांमार हमेशा से ही भारत का एक मित्र देश रहा है और अभी भी जो म्यांमार में जुंता की सरकार है, हुंता के साथ भारत सरकार का, विदेश मंत्रालय का, खासतौर से भारत की मिलिट्री के अच्छे संबंध हैं। तो हुंता को दिक्कत ये हो रही है कि म्यांमार के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, खासतौर से जैसे उत्तर में खाम एरिया है और जो ट्राइबल एरिया हैं, वो म्यांमार की हुंता के नीचे काम नहीं करना चाहते। ऐसा सुनने में आया है कि शायद इनमें से कुछ ट्राइबल्स को बाहर से भी हेल्प मिल रही है। आंग सान सू की जो है उनको हुंता ने बंदी बना लिया, वो जेल में है। हुंता पूरी कोशिश कर रही है कि आंग सान सू की जो प्रजातांत्रिक सपोर्ट बेस है उसको खत्म कर दिया जाए। तो हो ये रहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स हैं, खासतौर से वो ट्राइबल्स जो कि ये समझिए थोड़ा या तो बुद्धिस्ट नहीं है या भगवान, मतलब वो प्रकृति की पूजा करने वाले हैं, या थोड़ा कुछ ट्राइबल्स वहां दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे भी हैं जो कि शायद क्रिश्चियन हैं और म्यांमार के जो हुंता है उनके बुद्धिस्ट बिलीफ से थोड़ा उनका टकराव है। तो ऐसे सब लोग अब एकजुट हो गए हैं।
ये जो ड्रोन अटैक हुआ है इससे सबको आश्चर्य हो गया है, क्योंकि ना तो म्यांमार की इंटेलिजेंस को और ना भारत की इंटेलिजेंस को इसके बारे में कोई जानकारी थी। चीन जो है इसमें एक बड़ा ही अजीब सा रोल अदा कर रहा है। कई बार तो ये माना जाता है कि मोटे तौर पर चीन की जो सरकार है वो म्यांमार की हुंता को सपोर्ट कर रही है, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी छनकर खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि चीन से हथियार जो हैं वो इन विद्रोही ग्रुप्स के पास पहुंच रही हैं। ठीक है। भारत में भी जब ये विद्रोही ग्रुप भी कभी घुस के भारत में भी चले जाते हैं तो इनके जो हमने हथियार पकड़े हैं भारत की सरकार ने वो सब मेड इन चाइना हथियार निकले। तो बड़ा पशोपेश है कि मेड इन चाइना हथियार इन विद्रोहियों के पास कहां से आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल म्यांमार की युनता है वो थोड़ा बैकफुट पर है, लेकिन राजधानी और कोस्टल एरियाज में उनका पूरी तरह से मिलिट्री कंट्रोल है। जी ठीक है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं, जहां पर थ्री ब्रदरहुड अलायंस वर्सेस जो जूटा है उसके बीच लगातार कलेश बढ़ता जा रहा है और म्यांमार की जो सेना है तीनों ही विंग, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। आखिरकार थ्री ब्रदरहुड अलायंस की मजबूती का कारण क्या बना? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को जिस तरह से ठप कर दिया गया है, तानाशाही लगा दी गई है और पश्चिम के देशों ने और दूसरे देशों ने मिलकर उसकी एक तरह से नाकेबंदी कर दी है, उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं आर्थिक उससे। तो इसलिए उसको मजबूरी में चीन पर डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन चीन ने जितने भी उसको हवाई जहाज वगैरह दिए थे वो सब बेकार निकले हैं और वहाँ पड़े हुए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चीनी हथियार जो है टाइम फिक्स हो जाते हैं। और रहा सवाल ये कि जो थ्री ब्रदर वाला संगठन है ये पूरी तरह से हावी हो गया है। आज की खबर ये है कि वहाँ 60% इलाके पर म्यांमार के उसमें इन विद्रोहियों का, जिनको विद्रोही कहा जाता है, ये दरअसल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इनका कब्जा हो गया। यहाँ कुणाल जी आप एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ये पूरा का पूरा बर्मा कहलाता था, तब यहाँ अंग्रेजों का राज था। हमारे तो औरंगजेब की कब्र तक वहां पर मौजूद है, ये रंगून के वहां पर। तो आप एक बात उसको देखिए कि अगर एटम बम नहीं फूटा होता तो निश्चित मानिएगा कि हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी वो इस म्यांमार पर पूरा कब्जा कर रही थी और ये आज भारत का हिस्सा होता। खैर इतिहास अपनी जगह वो ऐसी करवटें लेता है, लेकिन इस समय जो करवटें वहां चल रही हैं वो सिर्फ प्रजातंत्र की बहाली के लिए चल रही है। 25 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, लाखों लोग वहां मर चुके हैं, वहां मानवता करा रही है। दरिद्रता इतनी है, सड़कें हैं नहीं, पीने का पानी है नहीं, खाने के लिए कुछ है नहीं, मरता क्या नहीं करता। आखिर वो इस जुंटा सरकार के पीछे डंडा लेकर निकल चुका है और मेरा ख्याल से 2 महीने के भीतर भीतर इसका पतन हो जाएगा। ठीक है यूके देवनाथ सर, क्योंकि लगातार थ्री ब्रदरहुड अलायंस लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और इसी वजह से 2021 में जनरल किम का भी तख्ता पलट किया गया। उसके बाद समाज सेवी आंग सान सू की को भी उनके पद से हटाया गया। ये किस तरह का, इसको कितना जायज माना जाए कि एक तरफ आप सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सेना की तीनों विंग्स को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, जो बात डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने की 25 लाख लोग मारे गए, उसके बाद आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हम बहाली कर देंगे। कुणाल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि म्यांमार में जो हुंता है वो मिलिट्री सरकार है, डिक्टेटरशिप की सरकार है और दुनिया का कोई भी डेमोक्रेटिक मुल्क जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है जी। हाँ, जहां तक भारत की बात है, हम हुंता को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम म्यांमार के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो देश हैं, स्टेट्स हैं, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, वो सब वहां पर जुड़े हुए हैं और जो बॉर्डर है बहुत पोरस है। हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो उस तरफ जाते रहते हैं क्योंकि उनके आत्मीय उस तरफ रहते हैं। इसी तरह से जो
म्यांमार के जो जंगल हैं भारत के साथ, वो भी भारत में आते रहते हैं, कभी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, कभी भारत से छोटा मोटा सामान खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए। बॉर्डर पोरस है, ये हमें समझना पड़ेगा। जहां तक हुंडा की बात है, भारत सरकार जो है हुंडा के विरोध में नहीं जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ सालों के अंदर जल्दी ही म्यांमार में इलेक्शन होंगे और जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे वहां पर एक पॉपुलर मूवमेंट आएगा और एक शायद आंग सान सू की को जेल से रिहा किया जाएगा और एक लोकतांत्रिक पॉपुलर सरकार वहां पर गठन होगा। ठीक है। तो हुंटा की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसको दुनिया के ज्यादातर देश जो है सपोर्ट नहीं करते, भत्सना करते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। जी जी ठीक है। एक छोटा सा सवाल और डॉक्टर राम श्रीवास्तव, उसके बाद चर्चा का समापन करेंगे कि लगातार जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस जो अपने आप को लोकतांत्रिक मूल्यों का सबसे बड़ा हितैषी कह रहा है, वो सेना को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। और आपने कहा कि इस जंग में अब तक 25 लाख लोग विस्थापित हो गए, जल की, भोजन की, छत की, हर तरह की दिक्कतों का सामना वहां के लोग कर रहे हैं। अब ऐसी जंग का क्या फायदा कि उसके परिणाम हमेशा नकारात्मक ही नजर आए, फायदा दोनों ही स्तंभों में से किसी को ना पहुंचे। ऐसी हैं जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के ऊपर निर्भर करती है। अच्छा भला वहां प्रजातंत्र चल रहा था, वहां की सेना को तख्ता पलटने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो वहां की प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी वो इतनी मजबूत नहीं हो पाई थी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का वहां स्थापन रह सके। तो वहां का मौका का फायदा उठाकर जुंटा ने अपना अस्तित्व बना लिया। और ये दूसरी बार है उस नोबेल प्राइज मिली है, उसको अंदर बंद कर रखा है आपने। पूरी दुनिया आपके ऊपर थूक रही है एक तरह से कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण वहां के जो जुंटा के सैनिक अधिकारी हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। लेकिन यही वो सैनिक अधिकारी हैं जिन्होंने अपने परिवार को धन विदेशों में लगा रखा है, देश का लूट लूट करके, जैसा पाकिस्तान ने किया हुआ है। पाकिस्तान में आज जितने भी फौजी अफसरान हैं सबके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। वहां के जितने नेता हैं बड़े बड़े महल बनाकर लंदन में रह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का खुद का कितना बड़ा महल है। तो ये जो है, जो एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जब विकृत हो जाती है तब ये स्थिति आती है और फिर जनता का ध्यान नहीं रहता। और यही एक कारण है कि म्यांमार का भविष्य जो है फिलहाल अंधकार में है, जब तक कि वहां जुंटा सरकार का पतन ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से अपना नजरिया पेश करने के लिए। तो इस बार की डिफेंस डिबेट में हमने लगातार चर्चा को बढ़ाया कि किस तरह से पाकिस्तान में लगातार टारगेट किलिंग आगे बढ़ रही है, किस तरह से जो मालदीव है वो लगातार गुलाम बनता जा रहा है चीन का, और किस तरह से द थ्री ब्रदरहुड अलायंस वर्सेस जूटा की जो हिंसा है वो म्यांमार में बढ़ रही है। इसी के साथ हमारे आज की डिफेंस डिबेट में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।